हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दस्तक एपिसोड नंबर 8 में। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कई बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर ये सीरीज ना आप लास्ट तक रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये अमाइन तक आप मुझे करा दीजिएगा, ये बहुत हेल्प कर रही है। तो बेटा ये सीरीज चलाई ही इसीलिए गई थी जिससे ये आपको पूरी तरीके से ऑर्गेनिक को रिवाइज करा सके। तो आप निश्चिंत रहिए, अमाइन ही नहीं बायोमोलिक्यूल तक मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप तो बस रेगुलर लेक्चर देखिए, रेगुलर उसका टास्क करिए और टास्क का कमेंट आप जरूर करें बेटा, क्योंकि मैं हर टास्क को अगले दिन जरूर डिस्कस करता हूं। जैसे आज हमारा जो पिछला टास्क था उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर एल्काइल हैलाइड को कंटिन्यू आज एक और बार पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, क्या आपको याद है कि ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की है? क्या आपको हिंट दिया था कि वैकेंट ऑर्बिटल अगर दिख जाए तो तुरंत समझ जाना ये E2 मैकेनिज्म है। तुरंत समझ जाना एक ऐसी मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है। और E2 में क्या होता है बेटा? E2 में क्या होता है आप सबको पता है कि E2 में बीटा का हाइड्रोजन निकलता था, या तो ये बीटा या फिर ये बीटा। लेकिन क्या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखते हुए क्या मुझे ये बीटा निकालना चाहिए? बिल्कुल सही है, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अच्छा, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और हीट दी है, मतलब इवन मैकेनिज्म। और इवन में क्या बनता है बेटा? कार्बोकैटायन बनता है। और जब कार्बोकैटायन बनता है तो आपको दिख रहा होगा ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बोकैटायन है जो कि रिंग एक्सपैंड करेगा। और क्या आप सबको याद है, बड़ा फेमस है, पहले पॉजिटिव यहां लगता था, फिर यहां पर फाइनली शिफ्ट होता था, एंड द हीट जो है ना वो एल्कीन बना देगी, जो कि स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था कि एक 5 मेंबर रिंग आएगी और एक 6 मेंबर आएगी। चलिए आज बारी है एल्काइल हैलाइड के बेंजीन डेरिवेटिव वाले पार्ट की। आपको याद है आपने रिएक्शंस पढ़ी थी, सैंडमेयर, बोल्ट सीमैन, गटरमान रिएक्शन। ये सब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है बेटा, जो कि बेंजीन डेरिवेटिव से स्टार्ट होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, आराम से देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा, क्योंकि इनके रिएजेंट बहुत ध्यान से देखने हैं। रिएक्शन शुरू होती है बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ मैंने रिएक्शन की है मिक्स एसिड की। क्या आपको पता है ये नाइट्रेशन प्रोसेस है? क्या आप सबको पता है ये नाइट्रेशन प्रोसेस है? नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2, मतलब यहां पर बन जाएगा एक नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? एक नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन हो रही है Sn प्लस HCl। बेटा याद करिए ये स्टेफन रिडक्शन था। ये कैसा रिडक्शन था? स्टेफन रिडक्शन। और आप सबको पता है बेटा रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब NO2 पे HH जुड़ेंगे तो क्या ये NH2 बना लेगा, मतलब एनिलीन बना लेगा। दिख रहा है आपको? एनिलीन के साथ एक रिएक्शन की गई है, बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। याद आ रहा है आपको? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन को डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज करता था। मतलब ये जो C है ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अब डाइजोनियम क्लोराइड को हटा के हम रिंग पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए ये सब कुछ SNAR सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? SNAR सब्स्टिट्यूशन। अब अलग अलग रिएजेंट अलग अलग नाम को प्रदर्शित करते हैं यहां पे। अब अलग अलग रिएजेंट कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या आपको दिख रहा है कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट? कॉपर सॉल्ट, सॉल्ट था, याद करिए, सॉल्ट के प्रेजेंस में क्या सैंडमेयर था? कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये सैंडमेयर है। याद आ गया आपको? सैंडमेयर याद आ गया आपको? और याद करिए कॉपर का पाउडर फॉर्म था, रिएक्शन का नाम था गटरमैन। क्योंकि सैंड में होती है क्या? रेत, रेत में क्या होती है? सॉल्ट। तो सैंडमेयर। और गटर, गटर में तो भैया पाउडर ही चाहिए, पाउडर ही चाहिए। क्या सब में हैलाइड ही सब्स्टिट्यूट होता था? कोई दिक्कत नहीं है, हैलाइड सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब यहां पर बन जाएगा एक क्लोरोबेंजीन और यहां पे बन जाएगा एक ब्रोमोबेंजीन। बेटा अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर रिंग पे कुछ लगाना है तो क्या ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि पहले आप नाइट्रेशन कर दीजिए, फिर आप रिडक्शन कर दीजिए,
फिर डाईएज़ोटाइजेशन कर दीजिए और फिर आप कुछ भी वहां पर जोड़ लीजिए। इस तरीके के प्रोसेस को बहुत फेमस माना गया बेटा। पूछा जाता है यहां से यहां बनाने के स्टेप्स बताइए, ये बड़े यूज आते हैं। अगर मुझे NH2 चाहिए तो मुझे NO2 चाहिए होगा। NO2 बिना नाइट्रेशन के नहीं आएगा, उसके रिडक्शन के बिना NH2 नहीं आएगा। क्लियर है क्या बात? आइए अगली रिएक्शन पे चलते हैं। HBF4 NaBF4। फ्लोरीन पूरी ऑर्गेनिक में दो जगह है, एक स्वार्ट्स रिएक्शन है जो कि हम पढ़ चुके हैं AgF Hg2F2, और एक है बोल्ट सीमैन, एक है बोल्ट सीमैन रिएक्शन। और बोल्ट सीमैन रिएक्शन है बेटा, क्या यहां फ्लोरीन लग जाएगा, मतलब फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। आयोडीन लगाना होता सॉलिड KI लिख देते हैं, सॉलिड KI से आयोडीन बन जाता। आइए वाटर, वाटर बड़ा फेमस है, OH लगाता है। क्या लगाता है? OH। मतलब सोचिए अगर बेंजीन से फिनॉल बनाना है, नाइट्रेशन, रिडक्शन, डाईएज़ोटाइजेशन, देन वाटर, बन गया फिनॉल। H3PO2 और C2H5OH इतने फेमस हैं कि ये कंफ्यूज बहुत कराते हैं कि इनसे जुड़ेगा क्या। बेटा इनसे जुड़ता है हाइड्रोजन, बहुत फेमस है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर से हाइड्रोजन आता होगा। नहीं बेटा, हाइड्रोजन H3PO2 या फिर एथेनॉल से आता है। PYQ में कई बार पूछा गया है, नीट PYQ में। नाइट्रोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेटा बड़ा फेमस है, नो रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो लोग नहीं देते थे, एक नाइट्रोबेंजीन और एक एनिलीन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये SNAR के वो टाइप हैं, ये SNAR के वो टाइप हैं जहां NO2 देखने को मिलता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसका कॉन्सेप्ट ये होता था कि NO2 के रिस्पेक्ट में जो भी हैलाइड ऑर्थो पैरा पे होता था वो सब्स्टिट्यूट हो जाता था, बिना हाई टेम्परेचर के, रूम टेम्परेचर पे ही सब्स्टिट्यूट हो जाता था। लेकिन अगर वो मेटा वगैरह पे है, मेटा पे है, तो भैया टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन रूम टेम्परेचर है तो NO2 के ऑर्थो पैरा वाला हैलाइड ही हटता था। रीजन बताता हूं। रीजन ये था कि NaOH जब अटैक करता है ना Cl वगैरह इस पे, तो वो तुरंत नहीं निकालता, बॉन्ड को तोड़ता है, और बॉन्ड टूट के क्या लगता है? नेगेटिव। इसीलिए बोलते हैं इसमें कार्बे एनायन फॉर्मेशन होता है। बहुत कम जगह कार्बे एनायन देखोगे आप, सोडा लाइम यहां पे। SNAR में क्या बनता है? कार्बन आयन, और यही घूमता है घूमता है घूमता है और लास्ट में Cl निकल जाता है और यही OH जाके जुड़ जाता है। तो बात आई समझ में कि अगर ये ऑर्थो पे नहीं लगा होता तो क्या नेगेटिव लग पाता? क्या ये -M से इसे स्टेबल कर पाता? अगर नहीं कर पाता तो फिर रूम टेम्परेचर पे नहीं होती। कर पा रहा है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। तो सबसे इजी स्टेप, अगर NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे हैलाइड है तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहां पर दिख रहा है ब्रोमीन कहां है? मेटा पे है। क्लोरीन कहां है? ऑर्थो पे है। इसका मतलब कौन हटेगा? ऑर्थो वाला। एंड द आंसर गोज टू क्लोरीन पे यहीं पे OH लग जाएगा, NO2 एज इट इज है और ब्रोमीन ऐसे का ऐसा ही लगा रहेगा। अच्छा मान लो अब हैलाइड दोनों ही ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पे भी है पैरा पे भी है, तो एक चीज तुमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी। और बेटा रिएक्टिविटी बहुत से बच्चों को यह लगता है लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करती है। नहीं बेटा, वो EN पे डिपेंड करती है। इसका रीजन ये है कि OH जब अटैक करता है तो वो डेल पॉजिटिव देख के अटैक करता है, क्योंकि लास्ट स्टेप जो है ना वो बेंजीन का बनना है, हैलाइड का निकलना है। तो लास्ट स्टेप में बेंजीन बन रहा है, स्टेबल हो रहा है, फास्ट स्टेप होगा, कैसे देख पाओगे कौन निकल रहा है? इसका मतलब लिविंग ग्रुप पे नहीं, अटैक करने की टेंडेंसी पे सब कुछ डिपेंड करता था। क्लियर है क्या? तो बताओ यहां क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन हट जाएगा? फ्लोरीन, क्योंकि एक मोल की बात हो रही है। तो NO2 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन वैसे का वैसा ही लगा रहेगा और OH फ्लोरीन की जगह लग जाएगा। आइए रिएक्टिविटी की बात करते हैं। क्या मुझे पता है कि रिएक्टिविटी में जितने ज्यादा NO2 ऑर्थो पैरा पे होंगे, क्या उतना ही बनने वाला नेगेटिव स्टेबल होने वाला है? तो फटाफट बता दीजिए आंसर क्या आएगा। आंसर है डी, डी के बाद सी, सी के बाद ए आएगा बेटा, क्योंकि बॉम्बे में मेटा पे है, इसलिए ये बेकार हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। E2 रिएक्शन की खास खास बातें। क्या आपको पता है कि E2 एलिमिनेशन में ओनली एंटी एलिमिनेशन होता था? ओनली एंटी एलिमिनेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा,
क्योंकि कई बच्चा एंटी का हाइड्रोजन नहीं देखता। एंटी एलिमिनेशन का मतलब है कि ब्रोमीन को हटाने वाला हाइड्रोजन उसके एंटी पोजीशन पे लगा होगा। यही केस था, क्योंकि वो बैक से अटैक करता है। तो सोच के देखो, अगर इस ब्रोमीन के डैश को हटाना है तो मुझे वेज का H चाहिए। भैया बगल वाले बीटा पे तो वेज पे CH3 लगा है, मतलब इसके डैश पे H होगा, जो कि इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इन्वॉल्व होगा कौन सा? उसके इधर बगल वाला, वो भी कौन वाला? ये वाला H और ये वाला Br। तो बताओ एल्कीन कौन सी बन जाएगी? ये वाली। बेटा बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये स्टेबल एल्कीन नहीं बनाई आपने, ये वाली बना दी। भैया पॉसिबिलिटी ही यही थी। जरा नीचे वाले को देखो, आपकी हवा टाइट हो जाएगी भाई साहब। नीचे वाले में देखोगे तो ब्रोमीन को निकालने वाला चाहिए डैश में H, डैश में तो CH3 लगे हैं। इसका मतलब इसके वेज पे H होंगे, इसके वेज पे H होंगे। अरे भैया यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी, लो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो क्या आपको E2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। रिएक्शन का नाम है E1CB, बैड लिविंग ग्रुप। हिंट है बेटा, बैड लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन हो गया, NR3 पॉजिटिव हो गया, R3O पॉजिटिव हो गया। मतलब ये सब कुछ किस पर डिपेंड करते हैं? ये सब कुछ बैड लिविंग ग्रुप पे। इसका मतलब बैड लिविंग ग्रुप में हमेशा याद रखना, हमेशा हिंट है E1CB। कौन सी मैकेनिज्म? E1CB कॉन्जुगेट बेस। देखो कॉन्जुगेट बेस समझ समझ के पढ़ना, ऑर्गेनिक को बहुत हेल्प देता है बेटा, और ना रट नहीं पाओगे आप, कंफर्म है। क्या मुझे यहां पर दिखता था कि बीटा के कार्बन पे नेगेटिव लगना चाहिए, और जिसका बीटा का कार्बन का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर देने वाला है। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अल्फा 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 अल्फा, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, क्या ऐसे ही देखते थे? जरा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 को देखो तो बीटा 1 जो है वो 1 डिग्री का नेगेटिव है, बीटा 2 जो है वो 2 डिग्री का नेगेटिव है, बीटा 3 जो है वो दो कार्बन का 1 डिग्री है। इतना तो कंफर्म है कि 1 डिग्री ही मेजर आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव 1 डिग्री पे स्टेबल होता है। अब बात आती है कि 4 कार्बन का 1 डिग्री या 2 कार्बन का 1 डिग्री। बेटा नेगेटिव को कभी डोनेट करने वाला नहीं चाहिए, मतलब ये हो जाएगा मेजर कंडीशन। और जब ये मेजर हो गई तो होगा क्या? OCH3 माइनस H निकालेगा, नेगेटिव लगाएगा, ये नेगेटिव डीलोकलाइज होगा और पूरा पूरा ग्रुप निकाल देगा, एंड द मेजर प्रोडक्ट इज इथीन। बेटा ये नीट का PYQ है, मैं आपको बता दूं, ये PYQ में पूछा जा चुका, आज से 3-4 साल पहले की बात है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, आपको बीटा देखना आना चाहिए। ये आपके लिए पूरी तरीके से होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एपिसोड नंबर 7 में मैंने ये सब कुछ करा रखा है। फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, KCN, AgCN, AgNO2, KNO2, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल दिख रहा है, E1CB, E1, E2 दिख रहा है। तो इसे आप ट्राई करो बेटा, मैं कह रहा हूं ना, जितनी मेहनत आप करोगे ना उतना आप सफल होगे। मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मेहनत आज भी आप ही के हाथों में है बेटा। ठीक है, तो आज का टास्क डिस्कस कर लेते हैं। आज का टास्क बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। एक रिएक्शन दी गई है बल्की बेस और हीट के साथ, एक रिएक्शन दी गई है बैड लिविंग ग्रुप के साथ। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसमें तो E2 लगने वाला है और इसमें E1CB लगने वाला है। अब आपको बस ये बताना है कमेंट करके कि A वाले में और B वाले में किसमें एल्कीन रेजोनेंस करती हुई बनेगी और किसमें रेजोनेंस करती हुई नहीं बनेगी। बस आपको ये बताना है बेटा, अच्छे से टास्क को करिएगा तभी आप बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, सुभाष सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, 10 तक करते रहिए, सफलता आप ही को मिलेगी। थैंक यू सो मच।